हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं। जो इसका हमने जो पहला पार्ट हमने कल कर दिया था, आज हम उसका बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करवा देंगे, यानी कि 8 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके चैप्टर में हमने बताया था कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना होगा। इसमें से बहुत से क्वेश्चन निकल कर आएंगे, क्योंकि इसमें महिलाओं के बारे में और कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी हैं, कि कुछ किताबें लिखी हैं और किस तरह से वो पढ़ना लिखना जो है सीखती हैं, किस तरह से उनकी शुरुआत होती है, वोटिंग का अधिकार उनको कब मिला था, विधवा विवाह के पक्ष में कब जो है आवाज़ उठाई गई थी, किसने आवाज़ उठाई थी। इस तरह से कई जो है हम और सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब के विरोध में जो है कई सुधारक आए थे, इन्होंने आंदोलन चलाए थे। इस तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। आज हम उससे आगे असहयोग आंदोलन, जाति प्रथा, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 8 में। पूरी क्लास 8 के एनसीईआरटी में आपकी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है 1-2 लेसन है, जैसे कि ये 8 वाला और 9th वाला भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखा करो। आधी अधूरी वीडियो देखते हो फिर क्वेश्चन आगे आपको समझ में नहीं आएंगे। जब वन लाइनर करोगे ना तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप इस तरह से बुक से ये लेसन पढ़ लोगे ना तो फिर आपको आसानी से याद रह जाएंगे। तो चलिए, हमने कल कहाँ तक किया था ये चैप्टर। देखिए, हमने ये महिलाओं की स्थिति के बारे में भी पढ़ लिया था। ये आपके स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो है ये हर बार क्वेश्चन में आती है। हो सकता है कि अब की बार भी आ जाए। एक दो बार ही ऐसा हुआ कि ये पुस्तक नहीं पूछी गई। सिर्फ आपके सीटेट में नहीं, कोई भी टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम देते हो ना आप बड़े छोटे लेवल का, उन सब में पूछते हैं कि स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। तो ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। ये जो महिलाएं हैं ना, इनका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। कौन सी पहली महिला थी जो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी? पंडिता रमाबाई थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना भी की थी। और बाल विवाह के विरुद्ध कानून कब पारित हुआ था? उन्होंने 1929 में, देखिए, बाल विवाह के ऊपर रोक लगा दी गई थी, कानून पारित कर दिया गया था। और जो है महिलाओं की जो शादी की उम्र थी ना, महिला और पुरुषों की, वो भी जो है बढ़ा दी गई थी। ये देखिए, जातीय और समाज सुधार, ये भी हमने कल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें महार जाति के बारे में बताया था। भीमराव अंबेडकर, जो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था। महार जो है इन्होंने अपनी एक स्टोरी भी दी गई थी पूरी, कि किस तरह से लोग महार जनजाति को नीची जाति का मानते थे। ये आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। समानता और न्याय की मांग, इससे आगे का हाफ चैप्टर हमने कल कंप्लीट कर लिया था। ये हमारा हाफ चैप्टर है जो कि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन जो कल करे थे हमने, उसमें से कुछ जो मैंने नोट्स भी बना के हैं 1-2 क्वेश्चन के, वो आप देख लेना। लास्ट में आपको दिखा दूंगी मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, समानता और न्याय की मांग। रिक्वेस्ट है सभी से वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके जाना। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। जो जाति भेदभाव है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे, जो कि गैर ब्राह्मण जातियाँ थी। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। देखिए, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। ये आपसे पूछ सकता है कि आपसे जो है क्वेश्चन में मिलान करवाएगा, आपसे क्वेश्चन में मिलान करवाएगा। आपसे जो है 3-4 यहाँ पर आंदोलन दे देंगे और यहाँ पर कुछ नाम दे देंगे और बताएंगे कि किसने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आप 1-2 भी याद होंगे ना अच्छे से, तो आप अच्छे से जो है एलिमिनेशन मेथड से उसको क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ना। घासीदास ने किसकी स्थापना की थी? सतनामी आंदोलन की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया था और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। किसके लिए काम किया था उन्होंने? चमड़े का काम करने वालों के लिए। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मथुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया था। बंगाल में किसने किया था? हरिदास ठाकुर ने। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मण पंथी जो थे, ब्राह्मणवादी ग्रंथ, उनके ऊपर सवाल उठाया था, जिसे आज केरल कहा गया है। वहाँ पर एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच में एकता का आदर्श रखा था। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव का विरोध किया था और उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका मानना था कि पूरी मानवता एक ही जाति की है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन है, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, यानी कि मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ही ईश्वर है।
इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो कि गैर ब्राह्मण जातियों से थी, यानी कि वो ब्राह्मण जाति के नहीं थी। उन्होंने उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया और प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी, जिन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का काफ़ी प्रयास किया था। ये देखिए यहाँ पर फोटो दी गई श्री नारायण गुरु की। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फूले की। देखिए जो गुलामगिरी, निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। 1857 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी और बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिराव फूले की। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर के हमला बोला और आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे। किसका तर्क था? ज्योतिबा राव का, कि वे आर्य जो है वे विदेशी हैं जो कि उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी को असली वासी जो आर्यों के आने से पहले यहाँ पर रह रहे थे मूल निवासी, उनको हरा करके उनको गुलाम बना लिया है, ऐसा उनका मानना था। आर्य विदेशी हैं, ये किसका मानना था? ज्योतिबा राव फूले का। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था तो वे पराजित जनता को नीच और निम्न जाति वाला मानने लगे थे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है और ये धरती यहाँ के देशी लोगों की, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ पर स्वर्ण युग था, जब योद्धा किसान जमीन जोतते और मराठा देहात व न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र जो श्रमिक जातियाँ हैं और जो अति शूद्र यानी कि जो अछूत जातियाँ, उनको जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए, यानी कि एकजुट होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थक में मुहिम चलाई। अब ये याद रखना आप, सत्यशोधक समाज संगठन किसने स्टार्ट किया था? ज्योतिबा राव फूले ने। अगला देखिए आप, ये देखिए 1873 में कब लिखी गई थी ये पुस्तक? 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी कि गुलामी नामक एक किताब लिखी थी और इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म हो गई थी और फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की थी कि जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। अब ये गुलामगिरी पुस्तक है 1873 में लिखी गई है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा और इसमें किसका जिक्र किया गया है ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। सिर्फ यही नहीं पूछा कि गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, उसमें क्वेश्चन में पूछा था कि ज्योतिबा राव की पुस्तक गुलामगिरी में किसका जिक्र किया था, क्यों लिखी गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की है जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया, अमेरिकियों के लिए। तो ये आप लाइन याद रख लेना। और देखिए इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा और मजदूरों की मुसीबत व निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का ये आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दक्षिण में ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चला था। इनका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और ई.वी. रामास्वामी। मंदिर में कौन जा सकता था, यानी कि पहले मंदिर में जाने पर भी पाबंदी लगी थी। देखिए अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए, महार जाति है जिसमें अम्बेडकर का जन्म हुआ था। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत ही नज़दीक से देखा, यानी कि उन्होंने खुद फील किया है कि रोजाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव को पूर्वाग्रह क्या है, यानी कि पहले से बनाई हुई सोच क्या है, रूढ़िवादी सोच और पूर्वाग्रह। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता और उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नल के उनका पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी, स्कॉलरशिप वगैरह। और 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा था। देखिए 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन स्टार्ट किया था। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन अम्बेडकर जी ने, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत ही आग बबूला हुए और दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रही हैं। इस बात पर उन्होंने बहुत ही गुस्सा आया कि अब दलित भी जो है मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल करेंगे। 1927 से 35 के बीच अम्बेडकर जी ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए थे। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। ये यहाँ पर कुछ मंदिरों की तस्वीरें भी दी गई हैं, आप देख सकते हैं। गैर ब्राह्मण आंदोलन, देखिए 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हो गया था और ये प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन, प्रभाव हासिल हो चुका था।
उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारी उनके वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी यानी कि देसी द्रविड़ नस्लों को हरा करके दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी थी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी, पेरियार किसका नाम था? ईवी रामास्वामी का। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे और अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया, यानी कि उन्होंने भी खुद फील किया कि जो कांग्रेस का जो है सदस्य बनने से पहले सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा था कि जब बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया, यानी कि उच्च जातियों के लिए अलग और नीची जातियों के लिए अलग, उन्होंने हताश यानी कि उदास होकर के पार्टी छोड़ दी और इस दावत में निम्न जाति और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ गया था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन स्टार्ट किया था। स्वाभिमान आंदोलन, उनका कहना था कि मूल तमिल एवं द्रविड़ संस्कृति की असली वाहक अछूत ही है, यानी कि उनका मानना था कि जो आर्य ब्राह्मण हैं जो अपने आप को ऊंची जाति का दर्शाते हैं वो विदेशी हैं, असली जो है मूल निवासी कौन है? द्रविड़ संस्कृति और अछूत। जिन ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है उनका मानना है कि सभी धार्मिक नेता व मुखिया सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं। उनका मानना है कि जो धार्मिक नेता मुखिया जो हैं वो भी असमानता को ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर का वरदान ही मानते हैं, ईश्वर का दिया हुआ। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद ही मुक्ति पानी होगी, यानी कि उनको खुद ही लड़ना होगा। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। अब ये लाइन आप याद रख लेना, पेरियार के बारे में कुछ बातें कौन सी सच है कौन सी झूठ। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कट्टू आलोचक थे। कौन? पेरियार। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। उनका मानना था कि भगवत गीता, रामायण, इन सभी पुस्तकों को पढ़कर के उन्होंने महिलाओं के ऊपर भी जो अत्याचार किए, अधिकार जमाया और जो है इन जातियों का भी नीची जातियों के ऊपर भी जो है अत्याचार किए हैं। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई और निम्न जातीय जो है नेताओं के भाषण, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और जो है आत्मालोचन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया था। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया गया है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली है और औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है, यानी कि आज भी हम देख सकते हैं कि जाति के आधार पर कितने भेदभाव होता है। अगला है हमारा ब्रह्मा समाज। इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए, और कब इसकी स्थापना हुई थी? एक सेकेंड। हाँ, ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। 1830। ये संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा, बलि के विरुद्ध थी, यानी कि ब्रह्मा समाज की संस्था जो थी मूर्ति पूजा के विरुद्ध थी और बलि के भी विरुद्ध थी। इनके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे और उनके सदस्यों को अन्य जो है धार्मिक प्रथाओं या फिर परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मा समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्श, खास तौर पर हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलू जो थे उनके ऊपर प्रकाश डाला है। ये देखिए, केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। डेरोजियो एवं यंग बंगाल, इनको मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा, देखिए। हाँ, 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत करवाया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपरा और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई थी और महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की थी और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान भी चलाया था। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, ये यहाँ पर हेनरी डेरोजियो की फ़ोटो भी दी गई है साइड में। अब अगला हमारा रामकृष्ण मिशन के बारे में देखिए।
हाँ देखिए, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी। रामकृष्ण मिशन का नाम जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। ये मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। इनका क्या लक्ष्य था? निस्वार्थ सेवा करना और मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देना। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, इनका मूल नाम भी पूछ सकते हैं, नरेंद्रनाथ दत्त। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया था। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव का पुनर्स्थापित किया था। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था, बल्कि अपने देशवासियों की निर्धनता, दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ था। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल होगा जब जन समूह की दशा उन्नत होगी, और अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया था। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था और उन्हें ये विश्वास समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और उन पर तभी काबू पाया जा रहा था जब विश्व के सभी राष्ट्र एक सेकंड रुक लेना, यहाँ पीछे कुछ, हाँ हमने बीच में छोड़ दिया, एक सेकंड ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया था उन्होंने। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण था। उन्हें ये विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएंगे, यानी कि एकजुट होंगे। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का आदेश दिया था। इस अवबोधन में वे वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गई थी। अगला होगा हमारा प्रार्थना समाज। इतनी आपसे डिटेल नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कौन सा जो है किसने किसका समर्थन किया, कौन सा जो है सुधारक और कौन सा संगठन की शुरुआत किसने की थी, किसने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उनका लक्ष्य क्या था। तो ये आप डेट याद रख लेना, उनके सुधारकों के नाम याद रख लेना। प्रार्थना समाज देखिए 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया था। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श भी किया जाता था। प्रार्थना समाज में सभी चीज़ें शामिल होगी। देखो, बाल विवाह का उन्मूलन भी उन्होंने किया था। प्रार्थना समाज में महिलाओं की शिक्षा को भी जोर दिया गया था। विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ भी आवाज़ लगाई थी। सभी का जो उन्होंने समर्थन किया था। वेद समाज देखिए, मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना की थी। 1864 में वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि वेद समाज किससे प्रेरित था। ब्रह्मा समाज से याद रख लेना। आर्य समाज जो है उससे ये प्रेरित नहीं था, उसके जो है खिलाफ ही थे लोग। किस लिए खिलाफ थे? क्योंकि उनको विदेशी मानते थे। और आपसे ना सभी बच्चे इनको आर्य समाज ही करके आते हैं। ज़्यादातर बच्चे जिनको जो है ध्यान में नहीं रहता, आर्य समाज ही उनके ऊपर टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ये ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए काम किया गया था। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे और उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वास और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। अगला हमारा अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खान द्वारा। ये भी आपसे पूछा गया है, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन कब शुरुआत हुई थी, किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया था और यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा भी दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव था। ये जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, जिसको बाद में मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ आंदोलन इसी के जो है नाम के इसी के ऊपर नाम है, सैयद अहमद खान के द्वारा। आप ये मुस्लिम नाम याद रख लेना। 1875 में सिंह सभा आंदोलन देखिए, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरुआत की गई थी इसकी।
कब? 1873 में अमृतसर। सिंह सभा, सिंह के नाम से आप पंजाबी समझ लेना, सिखों के लिए सुधारवादी संगठन 1873 में अमृतसर से स्टार्ट किया गया था। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया था। लाहौर में कब किया गया? 1979 में ना 1879 में। इन सभाओं ने सिंह धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव एवं ऐसे आचरण जैसे जिसे वे गैर सिख समझते थे उनसे मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, यानी कि सभी को उन्होंने क्या, सभी संगठनों में शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया है सबको, और जातियों के भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने आवाज़ भी उठाई है। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिनमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के जो है सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। अगला है हमारा काले गुलाम और गोरे बगान वाले। इसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं हम। आप जानते हैं ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, उसमें जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच में किस तरह संबंध स्थापित किया गया था। यानी कि ये पुस्तक किनको समर्पित की थी? अमेरिका में जो गुलाम थे उनके लिए। 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते और वहाँ के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता, जो ज़्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम क्या है, पोफटर्न से लेकर के देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उनको सजा देते, कोड़ों से पीटते और तरह तरह की यातनाएं उनको दुख देते थे। श्वेत अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया और इसी क्रम में 1776 में, ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, 1776 में अमेरिकी क्रांति की भावना को हवाला देती हुए आह्वान किया और अमेरिकी वासियों अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुमने अपनी भाषा भी समझ में आई है। 1776 में जो है ये क्रांति उभरी थी, उसमें क्या कहा गया था, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती। गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था उनकी, जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक भी हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता की और जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश न हो। ये आपकी पुस्तक है। यहाँ पर संभावित खरीदार देखिए नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रही है। ये यहाँ पर फोटो दी गई है, जो अफ्रीका से लाए गए हैं ना काले गुलाम, जो गोरे बागान मालिक थे उनके यहाँ पर काम करने के लिए लेकर आते थे, इनकी पर फोटो दी गई है। आज का चैप्टर ये इतना ही था बस। ये देखिए एक सेकंड में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वो लेकर आई हूँ, 2-4 लाइन आप ये भी याद रख लें। कल हमने जो पढ़ा था ना उसी के हिसाब से बनाई गई है। ये हमारा चैप्टर था। वीडियो को पूरा जरूर देखा करो भाई, वीडियो को पूरा नहीं देखोगे ना, अगर स्किप करते रहोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आप ये मत बोलना कि एग्जाम में नंबर्स ही नहीं है। ये देखो, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1829 में ये सती प्रथा के ऊपर जो है रोक लग गई थी। और ब्रह्मा समाज की स्थापना भी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, 1-2 बार याद करोगे ना तो अच्छे से आपको जो है समझ में आ जाएंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में आवाज़ उठाई थी। इन्होंने कहा था कि विधवा जो है वो पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है। उन्होंने दुख जो है इनके देखे और फिर इन्होंने कहा कि विधवाओं का दोबारा से शादी करनी चाहिए। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून भी पारित हो गया था। देखिए अब सती प्रथा का विरोध और इसके ऊपर रोक कब लगी थी? 1829 में। फिर 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हो गया। तेलुगु भाषी जो थे उनको वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के पक्ष में जो है संगठन बनाया था तेलुगु भाषियों के लिए। अगला हमारा है स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सभी जो है आर्यों के खिलाफ थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये हमने पढ़ लिया है ईश्वर चंद्र के बारे में। अगला हमारा था जाति एवं समाज सुधार। ये देखिए कल हमने पढ़ा था जाति एवं समाज सुधार के बारे में। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, एक बार आप देख लोगे तो। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था और प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। प्रार्थना समाज किसका था? भक्ति परंपरा का समर्थक, जिसने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए
काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया और इन सुधारकों एवं सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के भी लोग थे, यानी कि इसमें कौन से थे, ऊंची जातियों के लोग भी इनमें हिस्सा लिया था। अगला हमारा बाल विवाह के विरुद्ध कानून। बाल विवाह के विरुद्ध कानून देखिए 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1929 में। 1829 में क्या हुआ था? 1829 में हमने अभी पढ़ा था, राम मोहन राय ने जो है, एक सेकंड रुकना, हाँ 1829 में क्या हुआ था? सती प्रथा पर रोक लगी थी और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया था। और इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बातें, बहस और संघर्ष नहीं हुए थे जैसे कि पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। और इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में ये उम्र बढ़ा करके चेंज कर दी गई थी। लड़कों की कितनी कर दी? 18 से कम उम्र के लड़के, इनकी कर दी गई थी 21 साल, और लड़कियों की कितनी कर दी गई थी? 16 साल से बढ़ा करके 18 साल कर दी गई थी एज। अगला हमारा गैर ब्राह्मण आंदोलन, यानी कि पेरियार। ईवी रामास्वामी हमने पढ़ा था ना, देखिए नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े और उन्होंने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों में गंभीरता से अध्ययन किया और बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने। जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई दावत में उन्होंने देखा ना था कि जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया गया था, इस पार्टी से वे नाराज होकर के उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। और इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के अलग अलग बैठने का इंतजाम किया था, इसलिए उन्होंने क्या किया था, उनके समझ में आ गया था कि जो अछूत हैं उन्हें खुद ही इसके लिए लड़ना होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी, क्योंकि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी, इसलिए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, यानी कि वेद पुराणों के आलोचक थे, क्योंकि उनको लगता था कि खास तौर पर मनु द्वारा रचित संहिता, इसके वो काफ़ी विरोधी थे। उनको लगता था कि भगवत गीता, रामायण, ये सब देख करके वो कहते थे कि निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करते हैं, इन पुस्तकों का सहारा लेकर के। अगला हमने पढ़ा था डेरोजियो यंग बंगाल। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। 1820 के दशक में हेनरी विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे और उन्होंने अपने विद्यार्थियों को परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। 1820 में रामकृष्ण मिशन एवं विवेकानंद जी। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर उन्होंने रखा था। ये मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 में शिकागो में, यानी कि यूएसए में आयोजित धर्म सम्मेलन में भाग लिया और विश्व धर्म की पहली संसद 1893 में शिकागो में आयोजित की गई थी। इसने सभी अलग अलग धर्मों को एक समान मंच पर लाने के लिए पहले ठोस प्रयास किए थे, और जहां सभी धर्मों के नेता और प्रतिनिधि संवाद करने और विचार साझा करने में सक्षम थे। अगला हमारा अलीगढ़ आंदोलन मुसलमान, ये नाम से ही पता चल जाएगा अलीगढ़। और सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बाद में जिनको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया था, यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा भी दी गई थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव था। अगला हमारा सिंह सभा पंजाबियों के लिए था। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में, आप ये सन याद रख लेना, इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लेना, अमृतसर में हुई थी। और बाद में 1879 में लाहौर में भी क्या किया था? सिंह सभा का गठन किया गया था। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जाति भेदभाव, ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी, उनसे मुक्ति कराने का प्रयास किया। और उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर क्या था? आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी बढ़ाया जाता था। ये था हमारा आज का चैप्टर। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा, जिन्होंने देखा है लास्ट तक, उन सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।